जब तक अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया था, तब तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही थी। हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पूरे वर्ल्ड ओवर फेमस थे। इंडिया के बहुत सारी ऐसी और भी इंडस्ट्रीज़ थी जो अपने लेवल पर बहुत ग्रो कर रही थी। जैसे हम बंगाल आयरन वर्क्स की अगर बात करें तो वो अपने लेवल पर बहुत अच्छा काम कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कब्ज़ा करना शुरू किया, हमारी इंडस्ट्रीज़ डीजनरेट होनी शुरू हो गई और एंड में हमारे पास जो इंडस्ट्रीज़ बची वो सिर्फ कॉटन, टेक्सटाइल और जूट इंडस्ट्रीज़ थी। हैंडीक्राफ्ट तक हमारा डीजनरेट होना शुरू हो गया था। तो अगर आप ब्रिटेन की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को एक साथ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस वक्त में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, उसी वक्त में हमारे देश की इंडस्ट्रीज डीजनरेट हो रही थी और ये दोनों ही चीज़ें आपस में इंटरलिंक भी थी। अब ऐसी कौन सी पॉलिसीज थी जिनकी वजह से ये हो रहा था? तो ब्रिटिशर्स ने एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिससे उन्होंने हमारे देश में से रॉ मटेरियल लेके जाना शुरू कर दिया और अपने मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हमारे यहाँ पर लाने शुरू कर दिए और इसीलिए उन्होंने रेलवेज को भी इस्टेब्लिश किया था। तो बंगाल आयरन वर्क्स की अगर हम बात करें तो 1870 तक वो उस कंपनी ने सर्वाइव किया, लेकिन उसके बाद वो भी डीजनरेट होनी शुरू हो गई और उसका यही रीज़न था कि बाहर से जो इम्पोर्टेड स्टील वो यहाँ पर लाकर बेच रहे थे, हमारी इंडस्ट्री उसके साथ कम्पीट नहीं कर पाई। इंडिया में इतने रिच आयरन ओर और कोल डिपॉजिट्स होने के बावजूद यहाँ पर अंग्रेज़ों ने कोशिश नहीं की हमारे देश को अच्छा करने की या हमारे देश में इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करने की। उनका सोल पर्पस यही था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाके अपने देश में ग्रोथ करनी शुरू कर दें और यही उन्होंने किया भी। वहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज फ्लरिश करती जा रही थी और यहाँ पर हम नीचे के नीचे जाते जा रहे थे और इसी को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ भी बोलते हैं। तो 19वीं सदी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर दो बड़ी इंडस्ट्रीज का जिक्र होता है। फर्स्ट जो जमशेदजी टाटा जी ने बनाई थी 1907 में, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील वर्क्स, जो आज तक भी सर्वाइव कर रही है और वही एक इकलौती ऐसी इंडस्ट्री थी जो तब भी एक मेजर इंडस्ट्री की तरह काम कर रही थी और जिसकी ओनरशिप इंडियंस के पास थी। और जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है वो है बॉम्बे कॉटन टेक्सटाइल्स। तो बॉम्बे कॉटन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इन्वेस्टमेंट का वो इंडियंस की तरफ से था, लेकिन उसकी जो मैनेजरियल पावर थी वो भी अंग्रेज़ों ने अपने पास रखी हुई थी, तो आइडली उसका भी कंट्रोल हमारे पास नहीं था। तो ये हमारी सिचुएशन थी जब ब्रिटिशर्स हमें रूल कर रहे थे। 17वीं सदी से शुरू होकर 19वीं सदी तक और हमारे देश की जो इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से सिचुएशन थी वो बहुत ज़्यादा डिजनरेट हो गई थी। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पैटर्न ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में कि इंडिया में हमारे यहाँ पर ग्रोथ जो इंडस्ट्री की हुई वो कैसे हुई। जो बड़े बड़े बिजनेस हाउस आज एग्जिस्ट कर रहे हैं, इतनी बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर कंपनीज आज एग्जिस्ट कर रही हैं, उनकी क्या जर्नी रही है। तो शुरुआत करते हैं हम कि ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ था। तो 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हमारे देश में नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ पर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने अपने एक्सट्रीमिस्ट, उसके जो नेशनलिस्ट हैं वो सामने आने शुरू हो गए थे। तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर एफर्ट करना शुरू कर दिया था इंडस्ट्री लगाने के लिए। तो ऐसे ही जो हमारा सेकेंड आयरन एंड स्टील का प्लांट है वो वेस्ट बंगाल में स्टेब्लिश हो गया था 1918 में। इसके अलावा और भी सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज आनी शुरू हो गई थी, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री थी, पेपर इंडस्ट्री थी। तो इससे भी हमारे देश में एक इनिशिएशन हो गया था इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो वहीं से ये जर्नी शुरू हुई और वो बढ़ते 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 आज हम इस जगह पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिकली उन इंडस्ट्रीज ने हमारे लिए कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं किया, क्योंकि वो ना तो उतने बड़े लेवल पर काम कर पा रही थी और ना ही हमारे पास इतनी वेल्थ बची थी कि हम उनको फ्लरिश कर पाएं। लेकिन तब हमारे देश में कुछ होनहार उद्योगपतियों की एक नई नस्ल पैदा हो गई थी और वही वो नस्ल थी जिसने हमारे लिए कंट्रीब्यूट किया हमारे देश को प्रोग्रेस करने में। लेकिन एक बड़ी चीज़ यहाँ पर मैं मेंशन करना चाहूँगी वो ये है कि इंडिपेंडेंस आते आते भी यहाँ पर इंडस्ट्री ज़रूर एस्टेब्लिश हो गई थी, लेकिन वो इंडस्ट्रीज़ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। अगर हमें मशीन या मशीन टूल्स हमारी इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते थे तो 90% वो हमें इम्पोर्ट ही करने पड़ते थे। यहाँ पर जो अवेलेबल था वो सिर्फ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज़ थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान था हमारे देश के लिए कि बेसिक चीज़ें हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं थी जो इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए इम्पॉर्टेंट थी। तो इस बात का हमें जो पता चलता है वो इस बात से भी पता चलता है कि जो हमारी पॉपुलेशन थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे 70% जो पॉपुलेशन थी वो अकेली एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थी। तो वो क्यों थी? क्योंकि इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं थी और सर्विस सेक्टर भी इतना डेवलप नहीं था कि उनमें उनको जॉब मिल सके। तो एक सर्टेन पॉइंट पर तो हमारे एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि पॉपुलेशन सर्ज हमारे देश में बहुत ज़्यादा था ऑलरेडी। हम इतने फेमाइंस को इसीलिए फेस कर रहे थे क्योंकि ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से हम उनके लिए फूड ग्रेन्स पूरे नहीं कर पा रहे थे।
तो क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट थी, उनको कम लेबर वेजेस भी मिलते थे, जिसकी वजह से उनके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज भी अवेलेबल नहीं होती थी। तो हमारे इंडिपेंडेंस के बाद का जो पैटर्न रहा है इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, हम सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। इसको हम मेजरली 4 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो शुरू होता है 1951 से 65 तक। ये जो 15 साल का हमारा सफर था, इसे हम फर्स्ट फेज ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फेज है उसको हम बेसिक इंडस्ट्रीज फेज भी बोल सकते हैं। तो 1951 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था, तब से लेके जो हमारे 3 5 ईयर प्लान बने 1965 तक, उसको हम इस फेज में इंक्लूड करते हैं। तो उन तीनों फेज में जो एक कॉमन चीज थी वो ये थी कि हमारे देश में हमने बेसिक इंडस्ट्री को एस्टेब्लिश करना शुरू किया। जैसे मैंने आपको बताया कि कैपिटल गुड्स के लिए हम 90% इम्पोर्ट के ऊपर डिपेंड करते थे, जो हमारे लिए फेवरेबल नहीं था। इसलिए हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी एंड पीसी महलानोबिस, बहुत बड़े जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट थे, जिनके नाम पर हम हमारा नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे भी मनाते हैं, तो उन दोनों ने मिलकर इस स्ट्रैटेजी को बनाया था कि हम यहाँ पर बेसिक इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करेंगे। और इस वक्त में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करने की कोशिश भी हुई थी, लेकिन यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा पब्लिक सेक्टर का रोल था। एक तो ये रीज़न था कि प्राइवेट लोगों के पास इतने ज़्यादा पैसे तब नहीं थे, और दूसरा ये भी था कि रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा था। हमारे देश में स्किल्ड लेबर की भी कमी थी, जिसकी वजह से हो सकता था कि उनके प्रोजेक्ट सक्सेसफुल ना होते। तो इसलिए हम ज्यादा पब्लिक सेक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो कंपाउंड ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इस टाइम पीरियड में 5.7% से इंक्रीज होके 9% हो गया था। तो इस टाइम पीरियड में हमारे देश में हमें इस सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली थी। जो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज जिन पे फोकस किया गया था वो इंजीनियरिंग गुड्स थे, आयरन एंड स्टील था, और हैवी मशीनरी गुड्स ही थे। तो ताकि हमारे देश में इनसे ही बाकी इंडस्ट्रीज का भी बेस बनता है। अगर हमारे पास यहीं पे इंडिजीनियसली मशीनरी अवेलेबल होगी तो बाकी इंडस्ट्रीज हमारे लिए लगानी इजी हो जाएंगी। तो आगे हम बात करते हैं सेकंड फेज की। जो सेकंड फेज था उसके अगले 15 साल आते हैं हमारे पास, तो जो हो जाते हैं 1965 से लेके 80 तक का टाइम पीरियड। ये जो टाइम पीरियड था ये हमारी इंडस्ट्री के लिए फेवरेबल टाइम पीरियड नहीं था। इसे हम डिसेलरेशन या फिर रेट्रोग्रेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारी इंडस्ट्रीज की ग्रोथ भी रुक गई थी, बल्कि उनका जो ग्रोथ रेट था वो नेगेटिव में जाना शुरू हो गया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले टाइम पीरियड में हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 9% तक चला गया था। तो इस टाइम पीरियड में 1965 से लेकर 1976 तक हमारा जो ग्रोथ रेट था वो 4.1 तक आना शुरू हो गया था, जो बहुत कम हो गया था। और अगर हम एक फिस्कल ईयर की बात करें तो 1979 और 80 का जो हमारा फिस्कल ईयर रहा था उसमें हमें नेगेटिव ग्रोथ भी देखने को मिली थी, जो -1 के अराउंड थी। तो ऐसे क्या रीजंस थे? ऐसे क्या रीजंस थे जिनकी वजह से हम अपनी प्रगति पर जाते जाते, प्रोग्रेस की तरफ जाते जाते एकदम से इतना नीचे आना शुरू हो गए कि हमारी ग्रोथ नेगेटिव में भी चली गई? वो क्या रीजंस थे? तो सबसे बड़ा रीजन था 3 वॉर्स। हमारी कंट्री 3 बार वॉर्स को फेस कर चुकी थी, 1962, 1965 एंड देन इन 1971। इन तीनों वॉर्स ने हमारी इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से हिट किया था। इंडो चाइना वॉर, बांग्लादेश वाला जो किस्सा हुआ, वो सभी चीज़ों ने हमारे जो रिसोर्सेज हैं, हमें वॉर्स के ऊपर उन रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जो रिसोर्सेज हमारी डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया था। इसके अलावा हम उस टाइम पीरियड में हमारे देश में 2 बार ड्रॉट्स भी आ गए थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फेमाइन्स आ गए थे। इस टाइम पीरियड में अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में भी रिफॉर्म्स आने इसी टाइम पीरियड में शुरू हुए थे। इसी टाइम पीरियड में ग्रीन रेवोल्यूशन भी आ गया था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फूड ग्रेन्स की कमी हो गई थी। और एग्रीकल्चर में तो ज़रूर हमें यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें बहुत ज़्यादा डिजनरेशन हो गई थी, और यहाँ पर कुछ क्लास कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे थे। जो इंडस्ट्रियल बड़े बड़े लोग थे उन्होंने जो हमारे फार्मर्स हैं उनके साथ एक क्लास डिफरेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से ये भी एक रीज़न बन गया था कि हमारी ग्रोथ रेट इस टाइम पीरियड में कम होनी शुरू हो गई थी। तो बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फेज़ की, जो हो जाता है हमारा थर्ड फेज़। तो थर्ड फेज़ में हम टाइम पीरियड लेते हैं 1981 से लेके 1991 तक का टाइम पीरियड। तो इस टाइम पीरियड को हम इंडस्ट्रियल रिकवरी का टाइम पीरियड बोलते हैं हमारे देश के पर्सपेक्टिव से। तो इस टाइम पीरियड में हमें थोड़ी सी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी, जो बढ़ते बढ़ते दोबारा से फर्स्ट जो फेज़ है उतनी पहुँच गई थी।
तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सेकेंड फेज में जो ग्रोथ रेट हमारा 4.1 हो गया, तो यहाँ पर वो इंक्रीज हुआ, 5.6 हुआ, फिर वो 9% तक भी पहुंच गया था। तो यहाँ पर कैपिटल गुड जो इंडस्ट्रीज थी उनमें हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। वो ग्रोथ 24% तक भी चली गई थी। बेसिक गुड इंडस्ट्रीज में भी एक ग्रोथ हमें देखने को मिली थी। हॉर्टिकल्चर हमारे देश में बहुत हो सकता है, हम उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसी चीज़ें उग सकती हैं जो कहीं पर और अवेलेबल ना हो, तो उसमें भी इंडिया ग्रो कर सकता है। लेकिन 1981 से 91 का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में ये ग्रोथ आनी शुरू हो गई थी। तो उसके क्या रीजंस रहे? पीछे तो हमने देखा कि वॉर्स की वजह से हमारी ग्रोथ कम हो गई थी, तो अब जो रिकवरी हो रही थी उसके भी तो कुछ रीजंस रहे होंगे, तभी हमने ग्रो किया। तो उसके क्या रीजंस रहे हैं, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो 1980s में बेसिकली हमारे देश में कुछ ऐसी लिबरल पॉलिसीज लानी शुरू हो गई थी जिसकी वजह से हमें ये पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिले थे। जो इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे पर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर, उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उनकी हर एक चीज़ के ऊपर, जो उनको डिस्करेज कर रहा था, उन चीज़ों को हमने कम करना शुरू कर दिया था, जिससे प्राइवेट लोगों को मोटिवेशन मिला कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री एस्टेब्लिश करें। उनका लाइसेंसिंग का जो सिस्टम था उसको उन्होंने सॉफ्टन कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोगों ने यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा जो एक बड़ा रीज़न होता है इस टाइम पीरियड का, वो ये भी हो जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो सेकेंड फेज में आ गया था, तब एग्रीकल्चर ने ग्रो करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके जो एक्चुअल इफेक्ट्स थे वो 1980s में हमें देखने को मिले थे। कुछ वक्त लगा था उस चीज़ को हमारे देश में अडेप्ट होने के लिए, तो अडेप्टेशन के बाद जो एक्चुअल आउटपुट उसका हमें मिला था वो 1980s में मिला था। तो क्योंकि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, तो हमें यहाँ पर उसके रिलेटेड मशीनरी की भी ज़रूरत थी, हमें उनके रिलेटेड केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत थी। तो यहाँ पर उन गुड्स को पूरा करने के लिए यहाँ पर उनकी इंडस्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, इन ये सब चीज़ों ने यहाँ पर ग्रो करना शुरू कर दिया। जैसे ट्रैक्टर्स की अगर हम बात करें तो इस टाइम पीरियड में ट्रैक्टर्स हमारे देश में बहुत बढ़ गए थे, तो यहाँ पर कुछ ऐसी इंडियन कंपनीज ने भी ट्रैक्टर्स बनाने शुरू कर दिए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि 1980 से 1991 तक हमने ग्रो करना शुरू कर दिया। तो जो थर्ड फेज में हमारी प्रोग्रेस हुई थी वो ज़्यादा देर तक आगे नहीं चल सकी, और जैसे ही फोर्थ फेज आया फिर से हमारी इकोनॉमी रेट्रोग्रेशन की तरफ जानी शुरू हो गई। तो 1991-92 में हमारे देश में जो बड़ी दिक्कत आई थी वो थी इम्पोर्ट्स के रिलेटेड। हमारे देश का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था वो बहुत ज़्यादा कम हो गया था। हमारे पास बहुत कम दिन बचे थे जब तक हम हमारी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकते थे। और इसी टाइम पीरियड में जब नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट चल रही थी, जिनके फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, वो IMF के पास भी गए थे लोन लेने के लिए, और वहाँ से फिर इंडिया को एक बेल आउट लोन मिला था जिसने हमारी इकोनॉमी को रिवाइव किया था। अदरवाइज हमारी इकोनॉमी रिवाइव नहीं कर सकती थी। तो उसके अंडर एक पॉलिसी लॉन्च की गई थी जिसे हम LPG पॉलिसी के नाम से जानते हैं। तो IMF ने लोन देने के वक्त ही बोला था कि अगर आप इस पॉलिसी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करोगे तभी हम आपको लोन देंगे। तो उन शर्तों को पूरा करते हुए हमने हमारी इकोनॉमी में लिबरलाइजेशन की थी, प्राइवेट लोगों को लिबरलाइज किया था कि वो जितना चाहें इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश कर सकते हैं, उनके सारे सिस्टम को सॉफ्टन कर दिया था। फिर हमने प्राइवेटाइज भी किया, जो इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर की इंडस्ट्रीज थी उनको हमने प्राइवेट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो एफिशिएंटली काम नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा हमने हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज भी कर दिया था। अब हम डिपेंड करते थे क्रूड ऑयल के लिए गल्फ कंट्रीज के ऊपर, तो वहां पर क्योंकि वॉर हो गई थी इसलिए हमें जो क्रूड का इंपोर्ट था वो बहुत महंगा हो गया था, जिसकी वजह से ही हमारे देश में BOP क्राइसिस भी आया था। जो फूड रिलेटेड इंपोर्ट हमारा था वो हमने काफ़ी कम कर लिया था। तो कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें थी जिनके लिए हम अभी भी फॉरेन कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमने हमारी इकोनॉमी को ग्लोबलाइज किया। तो हमारे देश से एक्सपोर्ट भी होना शुरू हुआ, जिससे हमारे पास फॉरेन रिजर्व आने शुरू हुए, और उन्हीं फॉरेन रिजर्व से फिर हमने इंपोर्ट करना शुरू किया और हमारी इकोनॉमी नॉर्मलाइज होनी शुरू हो गई। तो जैसे थर्ड फेज में हमारी जो ग्रोथ थी वो 9% के आसपास पहुंच गई थी, तो इस फेज में वो फिर से कम होकर 0.10% हो गई थी, जो बहुत बड़ा ड्रॉप था। बहुत बड़ी हमें यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ा था। लेकिन 1995 और 96 आते आते वो सब चीज़ें वैनिश होनी शुरू हो गई और हमारी इकोनॉमी वापस से ग्रो करना शुरू हो गई। तो यहाँ पर हमारा जो ग्रोथ रेट है वो 11.6% के आसपास पहुँच गया था। तो ये जो टाइम पीरियड था इसको हम कुछ भी एक पर्टिकुलर नाम देके डिफाइन नहीं कर सकते। हमारी इकोनॉमी, हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नीचे भी गई है और उतना ही ऊपर भी गई है। तो उसके बाद की जो भी जर्नी है वो हम आज देख रहे हैं कि हमारा जो देश है वो इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी आगे बढ़ रहा है।
हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल्स का, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारा एग्रीकल्चर भी हमें सेल्फ सफिशिएंट बना चुका है। तो प्रेजेंट में हमारी जो इंडस्ट्री है वो सेल्फ सस्टेन्ड इंडस्ट्री हम एक तरह से उसको बोल सकते हैं। यहाँ पर हैवी गुड इंडस्ट्रीज भी हैं, कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज भी हैं, लग्जरी गुड्स भी बनते हैं और कंज्यूमर गुड्स भी बनते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा पैटर्न ऑफ ग्रोथ इन इंडियन इंडस्ट्री। इसके अलावा हम स्ट्रक्चर के बारे में भी बात करेंगे, हम पॉलिसी रिफॉर्म्स के भी बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार कर रहे हैं। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.